नमस्कार साथियों। जैसा कि पता है, हम एमजी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान की परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है, जिसके चलते हमने 4 क्लासेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की पूरी कर ली, जिसमें 200 प्रश्न तथा एक क्लास इससे पहले हमने रिक्त स्थान फिल इन दी ब्लैंक्स की वीडियो पूरी कर ली है, जिसमें 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। अब उन्हीं रिक्त स्थान की 100 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। कि किस्मत भी ऐसे ही नहीं किसी को भी बादशाह बना देती है। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं, टैलेंट रखते हैं। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए और नया कुछ करने का प्रयास कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल दिल लगा के, मन लगा के, पूरा फोकस पढ़ाई पर कीजिए। किस्मत आपका साथ जरूर देगी। चलिए, पहला क्वेश्चन। लोकतंत्र से लोकतंत्र में संवाद भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में जो संवाद है वो क्या भूमिका निभाता है? आपको इसका आंसर देना है। जल्द जल्द आंसर दीजिए, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। क्या आंसर रहेगा इसका? महत्वपूर्ण। क्या रहेगा? महत्वपूर्ण। लोकतंत्र में संवाद जो है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय राजनीति की विविधता डैश को दर्शाती है। जो भारतीय राजनीति की विविधता है वह किसको दर्शाती है? फटाफट आंसर दीजिए। भारतीय राजनीति की विविधता किसको दर्शाती है? तो क्या आंसर होने वाला है इसका? एकता। क्या? एकता। भारतीय राजनीति की विविधता एकता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का गठन डैश में हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? आपसे यहाँ पर सन पूछी गई है कि जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन कब किया गया था। उम्मीद है आंसर आ गया होगा आप लोगों का। तो इसका कब किया गया? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन सन 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन। संविधान निर्माण में डैश समय लगा। कितना समय लगा? संविधान को बनाने में, संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा हुआ है? कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये शब्द सबको मुंह पर रटे हुए रहते हैं। तो क्या आंसर है इसका? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को निर्माण करने में लगा हुआ समय। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष डैश थे। यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आंसर बताना है। क्या आंसर होने वाला है इसका? सभी को पता है कौन है संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। तो क्या आंसर होने वाला है अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के बारे में यदि पूछेगा तो आंसर हो जाएगा। बाकी एक ऐसे स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान डैश से लागू है। भारतीय संविधान है वह कब से लागू हुआ? लागू होने की डेट यहाँ पर पूछी गई है। तो सबको पता है कब से लागू होता है संविधान। जो हमारा संविधान है वह सन यहाँ पर बतानी है आपको 26 जनवरी 1950 से। कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 के दिन से संविधान को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना भारत को डैश घोषित करती है। जो संविधान की प्रस्तावना है भारत को कैसा, क्या घोषित करती है? कुछ शब्द हमने पढ़े हैं, संप्रभु, क्या बोलते हैं, संप्रभु,
लोकतांत्रिक, गणराज्य, जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द आते हैं, संप्रभु, समाजवाद, क्या आंसर लिख सके हम यहाँ पर, संप्रभु, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारत में शासन प्रणाली है, भारत में जो शासन प्रणाली है वह किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है या अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली है? इसका आपको आंसर देना है। जो भारत में शासन प्रणाली है वह कैसी है? तो क्या आंसर होने वाला है यहाँ आपका? भारत में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अच्छा, यहाँ पर संसदीय पूछा गया है, भारत में शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका? संसदीय। लोकतंत्र के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र, भारत में जो शासन है वह किस प्रकार का है? लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ क्या किस प्रकार से पूछा गया है कि इसमें जो शासन प्रणाली है तो वो संसदीय, यहाँ पर क्या है? संसद है, हमारे भारत में क्या है? संसद है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? जो भारतीय लोकतंत्र है तो भारतीय लोकतंत्र का आधार किसे माना जाता है? बताएं, फटाफट आंसर करें। भारतीय लोकतंत्र का आधार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारतीय लोकतंत्र का आधार? तो भारतीय लोकतंत्र है जो, उसका आधार संविधान को माना जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? संविधान। क्या होगा? संविधान। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार डैश भाग में है? जो मौलिक अधिकार हैं भारत में, भारत मतलब संविधान में, इन मौलिक अधिकारों को कहाँ रखा गया है? मौलिक अधिकार कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं? इस चीज का आपको आंसर देना है। कहाँ मिलेंगे? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व डैश भाग में है? जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, वह नीति निर्देशक तत्व कहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व, फटाफट आंसर कीजिए, क्या है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर? भाग 4 में। अच्छा, जिन बच्चों के पास ये पूरी पीडीएफ है तो उसमें कुछ प्रश्नों का क्रमांक ऊपर नीचे हुआ है, तो उसको देख लेना। जैसे हम बात करें रिक्त स्थान की, तो इसमें जो प्रारंभ के 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन है, वो लास्ट के क्वेश्चन है। जहाँ आपकी पीडीएफ में मेरे ख्याल से नंबरिंग होगी 401 402 करके, कुछ इस प्रकार से नंबरिंग वहाँ पर होगी। नहीं सॉरी, 201 202 से 201 202 होगी, तो वो आप देख लेना। लास्ट के 2 क्वेश्चन है जो वह शुरुआत में डाले गए हैं, बाकी क्रम वही है। मौलिक कर्तव्य डैश संशोधन से जुड़े हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? यानी कि किस चीज के संशोधन से मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है आपका? क्या हो जाएगा? मौलिक संशोधन, सॉरी, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन, किस संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्य को इसमें संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद सदनों से बनी है? यानी भारत की जो संसद है वह कितने सदनों से बनी है? आंसर यहाँ पर आपको देना है। जो भारत की संसद है वह कितने सदनों से बनी है? तो जो भारत की संसद है वह 2 सदनों से मिलकर बनी है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं? किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो फटाफट आपको यहाँ पर आंसर करना है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वह किसके द्वारा चुने जाएंगे? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दीजिए। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा लोकल में कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, फलाना व्यक्ति प्रत्याशी है, कौन है? तो लोकसभा के जो चुनाव है, लोकसभा के सदस्य हैं वह किसके द्वारा? जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक डैश सदन है? जो हमने अभी पढ़ा है कि जो 2 सदन से मिलकर बनी होती है, तो राज्यसभा उनमें से किस प्रकार का से 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल
डैश है, यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल यदि हम बात करें तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये लोकसभा की जो चुनाव अवधि होती है या जो भी टाइम पीरियड होता है उसको प्रत्येक 5 साल में अपडेट करना पड़ता है। 5 साल के बाद पुनः उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। लेकिन यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की तो उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष के लिए होता है। तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है, ये आप सभी को पता है। मंत्रिपरिषद देश के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसको आपको जवाब देना है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता देश के लिए आवश्यक है। किसके लिए, क्या किस काम के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पर कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस कार्य के लिए आवश्यक है। व्यक्तियों को न्याय मिल सके। यदि न्यायपालिका ही स्वतंत्र ना हो तो न्याय कौन करेगा। न्यायपालिका पर ही किसी का आधिपत्य हो तो न्याय कैसे होगा। तो एक निष्पक्ष व सही न्याय मिल सके इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। काय के लिए हो जाएगा, लोकतंत्र या न्याय के लिए। लोकतंत्र या न्याय के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देश द्वारा नियुक्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, फटाफट आंसर कीजिए। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैं साइड से हो जाता हूँ। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा का अर्थ देश की जांच है। न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ किसकी जांच करना होता है। फटाफट आंसर दीजिए। न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा की जांच किसकी जांच करना होता है। न्यायिक समीक्षा, न्याय की समीक्षा करना मतलब किसकी समीक्षा की जा रही है, किसकी जांच की जा रही है, तो कानून। किसकी जांच करना, कानून की जांच करना होता है, कानूनों की जांच करना। संघीय व्यवस्था में व्यक्ति शक्तियों का डैश होता है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का क्या होता है, शक्तियों का, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, किसके पास शक्ति होती है क्या। तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। क्या हो जाएगा आंसर, शक्तियों का विभाजन। भारत को देश का संघ कहा जाता है। भारत को किसका संघ कहा जाता है। भारत में क्या है, भारत में, फटाफट आंसर कीजिए, भारत में राज्य है। तो भारत को क्या कहा जाएगा, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन देश आधार पर हुआ। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है यह किस आधार पर हुआ है। और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो राज्यों का जो पुनर्गठन है वह आधार क्या था उसका, किस आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व का काल डैश से तक है। आंसर ही आ गया 1952 से 1967 तक। जो एक दलीय प्रभुत्व चला वह कब से कब तक चला, 1952 से लेकर 1967 तक। वह एक दल कौन सा था, तो वह एक दल हमें कांग्रेस देखने के लिए मिलता है। कौन देखने के लिए मिलता है, कांग्रेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वह एक दल जिसका प्रभुत्व 1952 से लेकर 1967 तक चलता है। 1967 के चुनाव में डैश को झटका लगा। अभी ऊपर ही आंसर है इसका, किसको झटका लगा 1967 के चुनाव में। 1967 के चुनाव में यहाँ किसको झटका लगने वाला है, कांग्रेस को। इसे कांग्रेस को यहाँ झटका लगा हुआ था, उसको कहीं कहीं पर कुछ सीटें कम हासिल हुई। गठबंधन सरकार में डैश दल होते हैं।
गठबंधन सरकार के बारे में हम बात कर चुके हैं। गठबंधन सरकार में कैसे दल होते हैं, कितने दल होते हैं। तो हम बात करें गठबंधन सरकार में अनेक दल होते हैं। गठबंधन एक दो दलों से नहीं, अनेक दलों से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, अनेक दल होते हैं। आपातकाल डैश वर्ष में लगाया। आपातकाल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि आपातकाल कब लगा, किसने लगाया, क्यों लगाया। तो इसके बारे में आप लोग सभी आंसर हमें कहाँ करेंगे, सभी व्यक्ति, सभी विद्यार्थी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने वाले हैं। आप ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो आपातकाल है वो कब लगा, किस वर्ष में लगाया गया था। इस चीज का आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। सॉरी, वो तो आंसर ही आ गया, क्या ही आप कमेंट देंगे। 1900, इसको इरेज कर देता हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और गलती से वो टिक हो गया तो आंसर भी यहाँ पर दिख गया 1975 में। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा डैश ने की। आपातकाल की घोषणा किसने की। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, हमेशा राष्ट्रपति करेगा। तो आपातकाल की घोषणा किसने की, राष्ट्रपति के द्वारा की गई। कहा गया, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 1970 में सत्ता में कौन सी पार्टी आई, जनता पार्टी आई। इसका आपको बोनस में मिल गया ये प्रश्न, तो लगातार दो के आंसर आ गए। 1970 में सत्ता में कौन सी पार्टी है, जनता पार्टी। हालांकि ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। 77 में किस पार्टी, कौन सी पार्टी विजय हुई थी, कौन सी पार्टी आई थी सत्ता में, तो जनता पार्टी आई थी। क्षेत्रीय दल देश राजनीति को प्रभावित करता है। जो क्षेत्रीय दल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जगह जगह क्षेत्र के छोटे लेवल से उत्पन्न हुए दल क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, जिनका वर्चस्व एक राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका था। बाद में गठबंधन सरकार में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो क्या होगा, राष्ट्रीय राजनीति को इन्होंने प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, पहचान की राजनीति देश से जुड़ी है। जो पहचान की राजनीति है वह किससे जुड़ी हुई है, तो पहचान की राजनीति, फटाफट आंसर बताना क्या हो जाएगा। पहचान की राजनीति किसके साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक पहचान से जुड़ी है। सर, पहचान की राजनीति सामाजिक पहचान से जुड़ी हुई राजनीति है। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग डैश वर्ग से संबंधित। मंडल आयोग के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। मंडल आयोग किससे संबंधित है, तो मंडल आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, जो या पिछड़ी हुए वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग से संबंधित होता है। नई आर्थिक नीति डैश में लागू हुई। जो नई आर्थिक नीति थी वह किस समय, किस वर्ष में लागू की गई थी। इस नई आर्थिक नीति के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। इस पर, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, क्यों नई आर्थिक नीति लाई गई थी, इन सब प्रश्नों पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो कब, 1991। क्या है इसका आंसर, 1991 में नई आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति को लागू किया गया था। अगला, नई आर्थिक नीति के तीन स्तंभ हैं, डैश डैश और डैश। तो नई आर्थिक नीति के हमें यहाँ पर कौन से तीन स्तंभ देखने के लिए मिलते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। नई आर्थिक नीति के कौन से तीन स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या आंसर होने वाला है इसका, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तीन आर्थिक स्तंभ हमें इसके देखने के लिए मिलते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तीन आर्थिक स्तंभ इसके होते हैं। उदारीकरण का अर्थ डैश का नियंत्रण कम करना है। उदारीकरण के बारे में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। उदारीकरण में किसका नियंत्रण कम किया जाता है, तो उदारीकरण में सरकार का नियंत्रण कम किया जाता है। सरकारी नियंत्रण यानी सरकार का नियंत्रण कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निजीकरण से डैश क्षेत्र बढ़ा। निजीकरण से क्या बढ़ा, निजीकरण से हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला है। निजीकरण शब्द के बारे में, निजीकरण के बारे में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। तो निजीकरण से क्या हुआ, एक प्रकार से हम मान लें विदेशी निवेश बढ़ा। क्या बढ़ेगा यहाँ पर, क्षेत्र बढ़ा निजीकरण से, तो एक प्रकार से, सॉरी ये तो निवेश वाला इसका हो जाएगा, वैश्वीकरण से विदेशी निवेश बढ़ा। निजीकरण का क्या होना चाहिए, निजीकरण से देश क्षेत्र बढ़ा। तो प्राइवेटाइजेशन जब किया जाएगा तो इससे जो उद्योग धंधे होंगे उन क्षेत्र में भी बहुत, एक प्रकार से बोलेंगे क्रांति टाइप की आ जाएगी, या और चीज़ें बोलेंगे। तो निजीकरण से यदि हम बोलें किसी चीज़ की प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है
तो इससे निजी क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। किस क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी? इससे निजी क्षेत्र में ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगी। क्या आंसर होगा इसका? निजी क्षेत्र। क्या होगा? निजी क्षेत्र में यहाँ हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण से डैश निवेश बढ़ा। इसका आंसर अभी मैं बता चुका था। वैश्वीकरण से कैसा? जो विदेशी होता है, विदेशी निवेश हमें यहाँ बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग है जो, तो योजना आयोग की स्थापना हमें कब देखने के लिए मिलती है? फटाफट आंसर बताएं। योजना आयोग की स्थापना कब हमें देखने के लिए मिलती है? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है। योजना आयोग के बारे में हम पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके थे। योजना आयोग का काम क्या होता है, ये सब चीजें। नीति आयोग का गठन डैश में हुआ। तो नीति आयोग जो योजना आयोग है उसी को परिवर्तित करके 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। तो 1 जनवरी 2015 में हुआ नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 में हुआ, जो कि योजना आयोग का ही परिवर्तित रूप है। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य डैश विकास था। किसका विकास था पंचवर्षीय योजनाओं का? यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे ज्यादा बल दिया गया था कृषि क्षेत्र में। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र का विकास या आर्थिक विकास। हाँ, यदि पहले पूछेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो हम कृषि लगा देंगे, दूसरे में उद्योग को होगा। इस प्रकार से यदि हम ओवरऑल बात करें तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ाना है या आर्थिक विकास करना है। हरित क्रांति डैश क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। डबल टिक हो गया। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। श्वेत क्रांति से जुड़ी है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? इसका आंसर आपको फटाफट बताना है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है क्रांति, श्वेत क्रांति। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा डैश संशोधन से मिला। पंचायती राज को जो दर्जा मिला वह किस संशोधन से? तो इसको लगभग 73वें संविधान संशोधन से दर्जा हासिल हुआ। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन। जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन जो है वह कौन सा संशोधन कहलाता है? नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन। तो कौन सा संशोधन यहाँ देखने के लिए मिलेगा हमें? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं को दर्जा मिला। नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। स्थानीय स्वशासन डैश को बढ़ावा देते हैं। स्थानीय स्वशासन किसको बढ़ावा देंगे? तो इसको, यह लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? लोकतंत्र। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन डैश परिवर्तन का साधन है। जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन से किस क्षेत्र में, किस चीज में परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। सामाजिक आंदोलन किस चीज में परिवर्तन लाएंगे? सामाजिक आंदोलन काय में परिवर्तन लाएंगे? समाज में परिवर्तन लाएंगे। सामाजिक परिवर्तन का साधन है। सामाजिक परिवर्तनों के लिए सामाजिक आंदोलन चलाए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन डैश से जुड़ा हुआ है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला हुआ था वह किससे जुड़ा हुआ है? क्या बोलेंगे इसको? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को संरक्षित करो, ये नदियों का दोहन, वनों का दोहन मत करो। ये सब किससे संबंधित होती हैं? पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आरटीआई अधिनियम डैश में लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। आरटीआई अधिनियम है जो, आरटीआई अधिनियम कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? तो जो आरटीआई अधिनियम है, आरटीआई अधिनियम की यदि हम बात करें तो सन 2005 से यहाँ ये लागू होता है। कब से? 2005 से यह लागू होता है। आरटीआई का उद्देश्य क्या है? क्या बढ़ाना है? आरटीआई का उद्देश्य क्या बढ़ाना है? तो आरटीआई का जो उद्देश्य है वह एक प्रकार से
पारदर्शिता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता बढ़ाना। आरटीआई का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के बीच में कुछ छोटा सा मोटिवेशन। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। लक्ष्य ही आप बड़ा तय करो, छोटे छोटे लक्ष्य मत तय करो कि अरे पास होना है। पास नहीं, हमें टॉप करना है। और टॉप की होड़ में टॉप करने के ही लिए हम मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, लगातार पढ़ते रहें, लंबे समय तक पढ़ें, ज़्यादा समय पढ़ाई पर दें, तो हम वो लक्ष्य हासिल भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन, मीडिया को लोकतंत्र का डैश स्तंभ कहा जाता है। लोक मीडिया के बारे में भी हम पहले डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। आ गया होगा आपको, तो उसका कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता डैश अधिकारों में है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह कौन से अधिकारों में है? फटाफट आंसर दीजिए। तो ये आएगा आपका अभिव्यक्ति का अधिकार। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, ये अभिव्यक्ति का अधिकार है। लोकपाल संस्था डैश से संबंधित है। लोकपाल संस्था है जो, वह किससे संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए। किससे संबंधित? क्या आंसर होगा इसका? भ्रष्टाचार नियंत्रण। जो लोकपाल संस्था है वह भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए है। किसको? भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए होती है। चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। चुनाव आयोग कई संस्था है। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव कराना, पूरे देश में चुनाव कंडक्ट कराना किसका? चुनाव आयोग का कार्य होता है। कई संस्था एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है संविधान के अनुसार। चुनाव आयोग डैश चुनाव कराता है। कैसा चुनाव कराता है? बिल्कुल निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धांधली के। तो क्या हो जाएगा इसका? निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराता है। ईवीएम का प्रयोग डैश बढ़ाने हेतु किया जाता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है? बिल्कुल शुद्धता दिखाने के लिए, पारदर्शिता दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वर्ष से लागू। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जो, किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसको हम बात करें, जब हमारे प्रथम आम चुनाव हुए 1951, तभी से, यानी कि 1950 से इसको लागू कर दिया गया था। और यदि हम उम्र की बात करें तो वर्तमान में 18 वर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। कितना आ जाएगा? 1950। उम्र यदि पूछे तो 18 वर्ष। लोकतंत्र में विपक्ष डैश की भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में विपक्ष अहम भूमिका निभाता है। विपक्ष के बारे में चर्चा कर चुके हैं। किस चीज़ की भूमिका निभाता है? सरकार पर निगरानी रखता है, सरकार के सही गलत कार्यों को देखभाल करता है, उसका विरोध करता है, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? निगरानी का कार्य करता है, निगरानी की भूमिका निभाता है। सरकार पर क्या रखता है? विपक्ष निगरानी रखता है। उसके बाद यदि हम बात करें, नागरिक समाज डैश संगठनों से बना है। नागरिक समाज किस प्रकार के संगठनों से बना हुआ है? तो क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका स्वैच्छिक संगठनों से बना है। कैसे बना है? स्वैच्छिक संगठनों से आपका जो नागरिक समाज है वह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, PIL का उद्देश्य डैश न्याय देना है। किसको न्याय देना, कैसे न्याय देना है? PIL का उद्देश्य न्याय देना है। कैसा, किसको न्याय देना है? बिल्कुल त्वरित न्याय देना है, जल्दी, बिल्कुल तत्काल, पेंडिंग वाला कार्य नहीं, त्वरित न्याय देने का कार्य यहाँ पर करता है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य डैश अवसर है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य कैसे अवसर है? सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है भैया? सभी को बिल्कुल एक नज़र से देखा जाए, सभी को समान समझा जाए, समान अवसर से है, सबको समान अवसर दिए जाए। आरक्षण नीति डैश वर्गों के लिए है। आरक्षण नीति किसके लिए होती है? जो समाज में पिछड़े हुए लोग होते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा? वंचित वर्गों के लिए। क्या हो जाएगा? वंचित वर्गों के लिए आरक्षण नीति होती है। अगला क्वेश्चन, जाति आधारित राजनीति डैश को प्रभावित करती है। फटाफट आंसर दीजिए। तो जाति आधारित राजनीति है वह किसको प्रभावित करेगी? जाति आधारित राजनीति यहाँ पर किसको प्रभावित करती है? फटाफट आंसर दीजिए। किसको प्रभावित करेगी? तो आपकी जाति आधारित राजनीति है जो वह लोकतंत्र को प्रभावित करेगी। जाति आधारित राजनीति
लोकतंत्र को प्रभावित करेगी। सांप्रदायिकता डैश आधारित राजनीति है। जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता किस प्रकार की राजनीति, किस पर आधारित राजनीति है, तो धर्म पर आधारित राजनीति होती है सांप्रदायिकता। किस पर? धर्म पर आधारित राजनीति है। अगला, क्षेत्रीय असंतोष का कारण डैश का विकास है। क्षेत्रीय असंतोष का कारण क्या है, किसका विकास है? जब क्षेत्र में असंतोष फैलता है मतलब असमानता का विकास है। असमानता बढ़ेगी तो क्षेत्र में असंतोष फैलेगा। संघीय व्यवस्था डैश को मजबूत करती है। संघीय व्यवस्था जो है वह किसको मजबूत करती है? तो संघीय व्यवस्था हमारे एकता को मजबूत करती है। एकता को मजबूत करने के लिए संघीय व्यवस्था होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया डैश में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ देखने के लिए मिलेगी हमें? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में ही देखने के लिए मिलती है। क्या हो जाएगा? संविधान के भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में। मूल ढांचा सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। मूल ढांचा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मूल ढांचा जो सिद्धांत है वह हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। मूल ढांचा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मूल ढांचा सिद्धांत है जो वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यहाँ पर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक डैश है। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाएगा? जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका। महिला आरक्षण डैश स्तर पर लागू होता है। महिला आरक्षण कब, किस स्तर पर लागू होता है? आंसर करें। तो हम बात करें जो महिला आरक्षण है वह स्थानीय स्तर पर लागू यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, युवा लोकतंत्र की डैश है। युवा को लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? युवा को लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? भैया युवा लोकतंत्र की बिल्कुल नींव समझ सकते हैं क्या है? युवा लोकतंत्र की शक्ति है, बुनियाद है। नागरिकता डैश और कर्तव्यों से जुड़ी है। नागरिकता किससे जुड़ी हुई है? नागरिकता डैश और कर्तव्य। यहाँ खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा आपका? अधिकार। नागरिकता अधिकार और कर्तव्यों से यहाँ हमें जुड़ी हुई मिलती है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत डैश है। यहाँ पर सत्ता जो होती है लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत किसे माना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। तो क्या होगा यहाँ पर? जनता। लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता का स्रोत जनता ही होती है, जनता को ही माना जाता है। कानून का शासन डैश का आधार है। जो कानून का शासन है वह किस प्रकार, किसका आधार होता है? आंसर करें। क्या होने वाला आंसर इसका? जो लोकतंत्र का आधार माना जाता है। कानून का शासन यानी कि लोकतंत्र का आधार। अगला क्वेश्चन, संविधान की सर्वोच्चता डैश सुनिश्चित करती है। संविधान की सर्वोच्चता की, संविधान ही सर्वोच्च है, यह क्या सुनिश्चित करती है? आंसर दें। तो जो हमारा लोकतंत्र होता है, या एक प्रकार से हम बोलें कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करती है, यदि हम बात करें कि संविधान ही सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश रहता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यदि हम बात करें धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जहां सभी धर्मों को समान माना जाए, किसी भी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। सभी धर्म कैसे हैं? समान है, सबका समान सम्मान है, उसे धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो वह क्या रहता है? तटस्थ रहता है, बिल्कुल तटस्थ। अगला, सामाजिक समानता डैश से जुड़ी है। सामाजिक समानता किससे जुड़ी हुई यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी? बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन हम जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पिछली वीडियो है तो उन सब में लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें वहां मिलते जुलते मिले हुए हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? न्याय। जो सामाजिक समानता है, समाज में सभी व्यक्तियों से समानता की जाएगी तो क्या होगा? न्याय होगा, यानी कि न्याय से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। लोकतंत्र में सहिष्णुता का अर्थ डैश सम्मान है। सहिष्णुता का अर्थ क्या है?
किस चीज का, किसका सम्मान सहिष्णुता कहा जाता है? तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? मतों का या सभी के अपने अपने विचारों का। किसी का क्या विचार है, सबके विचारों का सम्मान किया जाएगा, सबको यह अधिकार है अपने अपने विचार प्रकट करने का, सबके मतों का, सबके विचारों का क्या करना? सम्मान करना। अगला है प्रशासनिक व्यवस्था डैश द्वारा संचालित होती है। प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा? तो हम बोल सकते हैं सरकार द्वारा, बोल सकते हैं हम जो हमारा अधिकारी वर्ग यानी कि नौकरशाही वर्ग होता है उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो क्या आंसर होगा आपका? सरकार या नौकरशाही। क्या होगा? सरकार या नौकरशाही के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित होती है। सिविल सेवाएं डैश द्वारा डैश लागू करती हैं। सिविल सेवा क्या लागू करती हैं? तो जो नीतियां होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो रणनीतियां होती हैं, वह कौन? सरकारी नीतियां। सिविल सेवाएं क्या करेंगी? सरकारी नीतियों को लागू करती है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र की क्या है? भ्रष्टाचार लोकतंत्र की क्या है? भ्रष्टाचार अच्छा है? हाँ, सब करेंगे, किसी को नहीं करना है भ्रष्टाचार। यदि हम बात करें तो लोकतंत्र की क्या कहा जाता है? बीमारी या कमजोरी कहा जाता है। लोकतंत्र में यदि भ्रष्टाचार है यानी कि उसमें बीमारी या कमजोरी कहा जाएगा। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। चुनाव सुधार डैश चुनाव के लिए है। चुनाव सुधार डैश चुनाव के लिए निष्पक्ष, बिल्कुल सटीक चुनाव के लिए, यदि हम बात करें निष्पक्ष व स्वच्छ चुनाव के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है। मतदाता जागरूकता डैश को मजबूत करती है। मतदाता जागरूकता किसको? लोकतंत्र को मजबूत करेगी। किसको मजबूत करेगी? लोकतंत्र को मजबूत करती है। लोकतंत्र में भागीदारी डैश आवश्यक है। लोकतंत्र में भागीदारी डैश आवश्यक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस चीज की। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? सक्रिय या निरंतर। लोकतंत्र में भागीदारी सक्रिय या निरंतर, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। हम बहुत ही जल्द जल्द इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करें रिलेटेड क्वेश्चन हम बहुत ही आराम से पिछली वीडियोज में सॉल्व करके आ चुके हैं। और यदि विस्तार से इन चीज़ों को समझना है तो जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर वाली जो वीडियोज हमने की रिकॉर्ड की हुई है उसमें हर एक ऑब्जेक्ट को भी समझाया हुआ है। जहां तक जो क्वेश्चन डिटेल देने के लायक था और वहां पर हमने दी है। इन क्वेश्चन को हम जल्दी से खत्म करते हैं। संविधान सभा में डैश सदस्य थे। संविधान सभा में डैश सदस्य। तो क्या सदस्य यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? हम बात करेंगे 389 सदस्य यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। प्रस्तावना संविधान की क्या है? प्रस्तावना को संविधान की एक प्रकार से हम बात करें तो क्या कहा जाएगा? आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा यहाँ पर प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की भाषा डैश है। संविधान की भाषा कौन सी है? अपनी बुंदेलखंडी। अरे बुंदेलखंडी में यदि लिखा होता संविधान तो क्या होता? अरे कुछ भी। क्या है? हम बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा संविधान की भाषा हमें देखने के लिए मिलती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? ये तो भैया बहुत ही कठिन आंसर है, उत्तर है इसका तो प्रश्न है। ये तो किसी को नहीं आने वाला, अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। क्या होगा इसका? तीन। तीन रंगों का यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है। अच्छा, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसमें कौन कौन से तीन रंग होते हैं? इसके बीच में जो एक चक्र बना रहता है उस चक्र को क्या कहते हैं? उस चक्र में जो तीलियां होती हैं, जो लाइनें होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? सभी इसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान देश में सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान किस में सबसे बड़ा है? तो यदि हम बात करें विश्व में किस में सबसे बड़ा देखने के लिए हमें मिलेगा, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देखने के लिए मिलेगा। और वह लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार डैश होते हैं। अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वह कैसे होते हैं? यदि हम बात करें तो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ देखने के लिए मिलते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि जो अल्पसंख्यक होते हैं उन्हीं को विभिन्न प्रकार के अधिकार, आरक्षण वगैरह दिया जाता है। ये सब संरक्षित कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? हमें लोकतंत्र में ही देखने के लिए मिलेंगे। राज्य की शक्तियां डैश द्वारा सीमित हैं। राज्य की शक्तियां किसके द्वारा सीमित कर दी जाती हैं? यदि हम इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संविधान द्वारा सीमित कर। संविधान एक ऐसा
यदि हम बात करें, संविधान ही शक्तियां देता है, संविधान ही शक्तियों को सीमित करता है। संविधान ने समय अनुसार चीजों को दिया हुआ है, कब कहाँ आपको कितना मजबूती देना है, कब कहाँ कितना कमजोर करना है। आपको शक्तियां भी दी हैं ताकि आप कार्य कर सकें अच्छे से, आप पर लिमिटेशन भी लगाई हुई है ताकि आप निरंकुश ना हो जाएं, बिल्कुल से आप अपने मनमाने आचरण ना करने, मनमाने कार्य ना करने लगे। तो संविधान ने हर एक प्रकार से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है लोकतंत्र का संरक्षक कौन है, संविधान को कहा जाता है। लोकतंत्र में निर्णय डैश लिए जाते हैं, किससे लिए जाते हैं? लोकतंत्र में जो निर्णय है वह हम क्या बात करेंगे, बहुमत से लिए जाते हैं। जिसका जैसा ज्यादा बहुमत होगा वही निर्णय लिए जाएंगे। संसद कानून डैश करती है, संसद कानून क्या करेगी, कानूनों को संसद ही निर्मित करती है। तो क्या होगा यहाँ पर, निर्माण करती है, संसद कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका कानून डैश करती है, कार्यपालिका कानून डैश करती है, क्या करेगी, कार्यपालिका यहाँ कानूनों को क्या कर देगी, क्रियान्वयन कर देगी। संसद द्वारा कानून निर्मित बनाए जाते हैं, क्रियान्वयन कौन करता है उसको, फिर कार्यपालिका। न्यायपालिका कानून की डैश करती है, न्यायपालिका कानूनों की क्या करेगी, एक प्रकार से यदि हम बात करें, जांच पड़ताल, कानून कैसा है कैसा नहीं है, तो यानी कि उनकी व्याख्या करेगी। लोकतंत्र में समानता डैश के समक्ष होती है, लोकतंत्र में समानता किसके समक्ष होती है, क्या होगा यहाँ पर आंसर, कानून के समक्ष होती है। कैसे, लोकतंत्र में जो समानता है वह कानून के समक्ष हमें देखने के लिए मिलती है। अंतिम 4 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। संविधान नागरिकों को डैश अधिकार देता है, संविधान नागरिकों को कैसे क्या कितने अधिकार देता है, तो क्या होगा इसका आंसर, मौलिक अधिकार यहाँ पर संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। लोकतंत्र का लक्ष्य डैश कल्याण है, किसका कल्याण है, लोकतंत्र का लक्ष्य किसका कल्याण है, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, आपका हो जाएगा जन कल्याण, यानी जनता का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण। अगला, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती डैश पर निर्भर है, लोकतंत्र की मजबूती किस पर निर्भर, यहाँ देखने के लिए मिलेगी हमें, लोकतंत्र मजबूत है कि नहीं, ये हमें संविधान पर देखने के लिए मिलेगी, संविधान पर निर्भर होती है। अगला और अंतिम क्वेश्चन, संविधान का उद्देश्य देश समाज बनाना है, किस प्रकार का समाज बनाना होता है, इसका आंसर हमें सभी विद्यार्थी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए, और ये हमारे 200 क्वेश्चन की सीरीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो 200 हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 200 हमने रिक्त स्थान, इस प्रकार से हमने 400 प्रश्नों की सीरीज की है, जहां से आपकी परीक्षा में बिल्कुल ये मान के चलो कि यहाँ से प्रश्न आने वाले ही हैं, पक्का आने वाले हैं। सब लोग बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को याद करके जाएं। और अंत में क्या देखने के लिए हमें मिलता है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, जो कल बीत चुका है वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि कल क्या हुआ था, पास्ट यानी कि आपके दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अब कल जो आने वाला कल है वह कैसा होगा वो आप पर खुद पर निर्भर करता है। आज आप क्या कर रहे हैं उसी के आधार पर आपका कल तय होगा। आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। चलिए, इसी के साथ हमारी क्लास लगभग खत्म ही हो जाती है, और आप सभी को ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए, आपको और किस टॉपिक में समस्या आ रही है। तो आप 26 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके पहले पहले आप आज कल में हमें बता सकते हैं, हम आपको फटाफट उस टॉपिक को बिल्कुल समझा कर देंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। एक छोटी सी बच्ची को देख रहे होगे कि भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, नहीं तो डंडी लाठी से पिटाई होगी। इधर देख रहे हो इसने हाल कर दिया, हाँ भैया कमेंट हम कर ही देंगे। और इसी के चलते आपकी क्लास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। AMG क्लासेस सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा और व्हाट्सएप, इन सभी को आपको ज्वाइन करना ही है। और ये अजय सर, ऋषभ सर, ये मैं राजीव, इसी के चलते क्लास का हो जाता है खात्मा। और मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। जब तक आप वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपका परीक्षा अच्छी जाए, ऐसी ऐसी हमारी शुभकामनाएं।